और जिस तरीके की आशंकाएँ हम पिछले दिनों लगातार जता रहे थे कि बिल्कुल। जो मिडल ईस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा उथल-पुथल होने की संभावना है और वह अब दहलीज़ पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अब इज़राइल और हमास तो आमने-सामने थे ही, बिल्कुल। लेकिन अब इज़राइल और ईरान आमने-सामने हो गए हैं। दोनों एक-दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। अमेरिका कहीं न कहीं इज़राइल को रोकने की कोशिश ज़रूर कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति जो है वो स्थापित की जा बिल्कुल। सके। लेकिन अब किस तरीके से जो मिडल ईस्ट में है वो मामला बिगड़ता जा रहा है, मिडल ईस्ट एक बार फिर से अशांति की ओर जा रहा है बिल्कुल। और स्थितियाँ वर्तमान में क्या है, उस पे आप कैसे देखेंगे? अंकित, बिल्कुल आपने शुरू में ही कहा कि हम लोग आशंका जता हाँ। रहे थे कि ये चीज़ बढ़नी नहीं चाहिए, एस्केलेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम आशंका जता रहे थे कि हो सकता है, क्योंकि ईरान हम जानते हैं कि शुरू हुँ, से उसने हमने बहुत डिटेल में बताया था कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कैसे बनाया हुँ, था उसने, और इज़राइल की एक्जिस्टेंस को ही वो देखना नहीं चाहता है। हुँ, तो ये शुरू से ऐसा था ऑलरेडी, ईरान और इनके बीच में, इज़राइल के बीच में। हुँ, और इनकी दुश्मनी हालाँकि बहुत नई नहीं है, बाद में ही हुई है। लेकिन आशंका लग रही थी कि कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया, क्योंकि हिज़्बुल्लाह और हौतीस तो थे ही, और हम हुँ, जानते थे कि बिल्कुल ईरान वो समर्थन दे रहा है उनको, हथियार से लेके हर एक चीज़ का। लेकिन ये नहीं था कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो होगा। हुँ, हालाँकि हमने आशंका जताई थी, हो नहीं हम लोग ये कह रहे थे, हुँ, लेकिन हुँ, वो हो गया। और देखिए हुआ इसी वजह से कि जब इज़राइल ने इजिप्ट में, दमिश्क में जो ईरान का एम्बेसी थी, हुँ, उस पर हमला किया। कायदे में ईरान का क्या, इज़राइल ने बोला कि एम्बेसी पर नहीं किया इन्होंने। आस-पास एम्बेसी में की किया था। एनेक्सी थी थोड़ी दूर पर, और जहाँ हुँ, पर बेसिकली इनका कहना था कि वहाँ पर इनके जो मिलिट्री पर्सनल थे ईरान ईरान के, जिसमें ऑलरेडी जो मारे गए उसमें 2 मेजर जनरल, 5 और थे, और एक और जो मारा गया है वहाँ पर, टोटल 7 और 6 तो दूसरे थे, सिविलियंस और बाकी। तो इनमें उनका कहना था इज़राइल का कि इसमें एक कमांड सेंटर था हुँ, हुँ, वहाँ का, ईरान का, जहाँ से कि वो सारे डायरेक्शंस देते थे हूतीज़ बिल्कुल। को, हिज़्बुल्लाह को, इनके जो बाकी मिलिटेंट्स थे। और वहाँ पर उन्होंने, लेकिन इज़राइल ने ये नहीं कहा था कि उन्होंने वहाँ टारगेट किया। उन्होंने कहा कि हुआ है, लेकिन ये नहीं कहा उन्होंने कि हमने वहाँ जानबूझ के टारगेट किया। लेकिन उसके बाद ईरान ने सहारा लिया हुँ, आर्टिकल 51 यूनाइटेड ईवन का, जिसमें ये था कि भाई जिस जगह पर दूतावास अगर है, वो उसकी टेरिटरी मानी जाती है उस देश की। बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि आपने वहाँ अटैक किया तो हमारा जो है आपने अधिकार हमारे है। ऊपर किया है, और हम इसको रिटेलिएट करेंगे। और ये एक मौका मिल गया, जो हम लोग पहले कह रहे थे कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का ईरान को मौका मिल आधार गया। नहीं था, एक आधार मिल गया ईरान को इसके लिए। और ईरान ने 2 हफ्ते बाद, उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम लिया और उन्होंने अपना इसके ऊपर अटैक किया। लेकिन अटैक देखिए, काफ़ी उन्होंने, कई चीज़ें थी उसमें, तकरीबन 185 ड्रोन थे, 110 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल्स थीं, 30 से लेके 36 तक कहा जा रहा है क्रूज़ मिसाइल्स थीं। तो इतना छोटा-मोटा भी नहीं था। हालाँकि ईरान ने 2-3 पॉइंट हैं जो आगे भी हम देखेंगे। उन्होंने कहा कि पहले सूचना दे दी थी उन्होंने अमेरिका को 72 घंटे पहले, जिनके एयर स्पेस से मिसाइल्स गुजरनी थी उनको दे रखा था, अपनी उन्होंने एयर स्पेस बंद कर दिया था। बट मुख्य चीज़ देखिए ये है कि इतनी बड़ी उन्होंने तादाद में किया, तकरीबन अगर ड्रोन सारा मिला लीजिए तो 350 के आसपास उन्होंने हथियार यूज़ किए हैं सब मिला करके। हुँ, और क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स मेन है जो उन्होंने इस्तेमाल किया इसके अंदर। उसके साथ ये भी बोला उन्होंने कि कोई सिविलियन टारगेट उन्होंने नहीं किया, कि उन्होंने हुँ। लड़ाई के ऊपर वो लड़ाई ईरान ने बढ़ा। सिविलियन को हाँ, टारगेट नहीं उन्होंने किया। बोला कि हम कुछ ऐसा नहीं किए हैं, और एम हमारा ये नहीं था, और एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं हम। लेकिन उन्होंने ज़रूर बोला था कि अमेरिका को और जो बाकी देश है उनको 72 घंटे पहले बता दिया था। हालाँकि अमेरिका ने कहा कि 72 घंटे नहीं पहले, लेकिन कुछ देर पहले ज़रूर मैसेज मिला था। और इसके बरखिलाफ देखिए इज़राइल ने ये बोला है कि 99% जितने भी ये मिसाइल्स और ड्रोन्स और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स आई थी उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। हुँ, हालाँकि कुछ मीडिया में कहा जा रहा है कि 90% तक, बट ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात ये भी है कि ईरान ने कर दिया, और चाहे वो 1% है, चाहे 10% हो, तो डैमेज तो हुआ। और जो डैमेज हुआ है देखिए, ईरान की जो मिसाइल्स हैं
ये 2-3 बिल्कुल नई मिसाइल्स हैं। हम्म, कुछ तो ये कह रहे हैं कि हाइपरसोनिक, बट कितनी हाइपरसोनिक हम कह नहीं सकते, बट कुछ की रेंज 1500 किलोमीटर की भी थी हम्म, इनकी। अब देखिए इन्होंने 2 ड्रोन्स इस्तेमाल किए, शहीद ड्रोन्स। ऑलरेडी इनके तो रूस में काफ़ी संख्या में इस्तेमाल हुए शहीद 131, बट इन्होंने शहीद 131 और 136 हम्म, दोनों ड्रोन्स इस्तेमाल किए यहाँ पर, जिनकी रेंज तकरीबन 1200 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल उन्होंने इस्तेमाल की जो कि शेकन मिसाइल है, खैबर करके शेकन करके एक मिसाइल है जो उन्होंने इस्तेमाल किए। और बैलिस्टिक मिसाइल भी उन्होंने इमाद करके एक मिसाइल है, वो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये रिलेटिवली नई मिसाइल्स हैं जो कि उन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था, टेस्ट जरूर किया था उसमें। और इन मिसाइल्स की देखिए कैपेबिलिटी है कि तकरीबन 500 से 600 किलोग्राम तक का जो एक्सप्लोजिव है वो लेके जा सकती हैं। और जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए जो ये क्रूज मिसाइल्स आई थी, वो जब टारगेट पर सीधी नहीं आई, आते आते अपना रास्ता बदलते हुए आई। इस वजह से मतलब ये एक कैपेबिलिटी थी, एक नई चीज थी जो टारगेट पर जाते समय ऐसा कर रही थी। नॉर्मल तो फ्लाइट में करना अलग की बात है। तो इस वैलिड पाथ से फर्क पड़ता है, क्योंकि वो कई बार जो उनके एंटी मिसाइल हैं वो धोखा खा जाती हैं बिल्कुल। और उनको टारगेट नहीं कर पाती। तो ये एक बड़ी चीज है। हालांकि वो कहा जा रहा था, जो इजराइल ने बताया है और मीडिया में जो है, कि जितने भी ड्रोन्स थे सारे इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इजराइल ने कर दिया डिस्ट्रॉय, इजराइल का कहना है, और बाकी भी यही कह रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने, इजराइल का कहना है कि सब मिला करके टोटल 5 बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो अंदर आई हैं। बाकी जो कह रहे हैं वो 10 कह रहे हैं। ईरान तो ये कह रहा है कि उसने अपना एम हासिल कर लिया, टारगेट किया उन्होंने, और जहाँ टारगेट किया वहाँ पर मिसाइल गिरी। लेकिन एक बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए इनका नेवतम एक एयर बेस है। नेवतम जो एयर बेस है उसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 4 मिसाइल्स आके गिरी वहाँ पर, और एक मेजर बेस है इजराइल का। मैं कहूँगा इजराइल और अमेरिका दोनों का मिला के एक बहुत बड़ा बेस है। वहाँ पर F-35 जो लेटेस्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, कहते हैं कि एट टाइम्स इनविजिबल भी हो सकता है, वो भी वहाँ पर है इनका, जो उड़ा भी उस समय न्यूक्लियर कैपेबल है। और न्यूक्लियर कैपेबल है, ये भी कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी वहाँ अंडरग्राउंड इसकी इजराइल की है। तो मतलब कहने का ये है कि कम से कम, और डैमेज जो कहा जा रहा है न्यूज़ में है कि रनवे डैमेज हुआ है, कुछ स्टोरेज फैसिलिटीज डैमेज हुई हैं। हालांकि इजराइल ने नहीं बोला है कि इतना ज़्यादा हुआ है, उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत हुआ है, जो कि बहुत जल्दी वो ठीक कर लेंगे। लेकिन देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ है वहाँ तक पहुँचना, कि दैट मीन्स अगर ईरान वहाँ टारगेट कर सकता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब इजराइल की तरफ आए, देखिए इजराइल की जो डिफेंसेस थी ऑलरेडी, अगर आपको हमने पहले भी बता रखा है, बट इजराइल की 3 टियर में एयर डिफेंसेस हैं जो कि उन्होंने कर रखा है। और उन्होंने जो आयरन डोम बड़ा फेमस है, हम जानते हैं रॉकेट्स और मिसाइल्स के लिए है। लेजर डोम भी है, लेजर टारगेटिंग उन्होंने की है मिसाइल्स और इनको नष्ट करने के लिए। पैट्रियट मिसाइल्स जो उनको अमेरिका से मिली हैं उसका भी उन्होंने इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी जो चीज़ है एरो 2 एरो 3 मिसाइल्स, ये बेसिकली एरो 2 एरो 3 एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं जिसका इन्होंने इस्तेमाल किया। और ये मिसाइल्स एरो 2 जो है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से पहले, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में मिसाइल आने से पहले जाकर के उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। और उन्होंने दिखाया भी, कुछ डेड सी में गिरी थी मिसाइल्स और कुछ जो है ऑफ कोर्स जॉर्डन और कुछ इजिप्ट में भी गिरी हैं। तो ये जो है आयरन डोम, मैंने हमने कहा आयरन बीम जो है लेजर वाली है, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया है और उनको काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। इसमें उन्होंने सक्सेसफुल रहे हैं और पहले करते रहे हैं, आयरन डोम तो इस्तेमाल करते रहे हैं जब हिजबुल्लाह वगैरह की या हमास की पहले रॉकेट्स इनके ऊपर आते थे, उसके लिए इस्तेमाल करते रहते थे। लेकिन ये जो मेन है ये इस समय का है, अभी का है। अब एक और चीज़ देखिए बहुत इसमें ध्यान देने लायक है कि एक दिन पहले, इस अटैक से एक दिन पहले यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल, यूके के, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और फ्रांस के जनरल्स वहाँ पर ऑलरेडी आ गए थे। और उनके आने का मतलब है कि उन्होंने ऑलरेडी डिफेंस प्लानिंग वहाँ की, क्योंकि अमेरिका ने जो उनकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट शिप है USS
आइजनहावर, उसको उन्होंने मूव कर दिया था डेड सी की तरफ ऑलरेडी। इसका मतलब उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, तभी ये हुआ, ये आए। और न्यूक्लियर कैपेबल वो सी है, तो नेचुरली डेटरेंट के लिए उन्होंने किया। और एक दिन पहले ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गया था। इसका मतलब कि टाइम मिल गया था अमेरिका और इजराइल को अपने डिफेंसेस मजबूत करने के लिए। बिल्कुल। तो उन्होंने कार्रवाई की भी उन्होंने, और जो भी मतलब जितना ये कर सकते थे अपनी तरफ से उन्होंने पूरा किया। और उसमें उसमें कामयाबी भी इसकी मिली। और जो ये बात चल रही है 90 से 99% बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। 100% तो हो नहीं सकता, बट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अंकित देखिए, एक प्रश्न चिन्ह भी उठता है कि ईरान ने पहले तो इतना समय लिया, और 72 घंटे पहले बताया क्यों? एम क्या था? अगर उसने करना ही था तो उसका एम क्या था? क्या चीज? ऐसा तो कोई एम करके बताता नहीं है कि मैं 3 दिन बाद जो है मैं इजराइल पर हमला करूंगा। हालांकि ये हो सकता है इन्होंने ये नहीं बताया वो कहां करेंगे, बट वेरी फैक्ट अमेरिका को बताया, ये बड़ी बात है। अमेरिका को बताया, और नेचुरली सबको, और इनको भी बताया, जिसके ऊपर से जा रही हैं जॉर्डन, इजिप्ट, इनको भी बताया, उनको भी। तो ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होने वाली है कि क्यों हुआ इस तरह से। क्योंकि उसको डर था कि अगर नहीं बताएंगे, कुछ ज़्यादा डैमेज कर दिया तो हमारे ऊपर आएगी। तो उनका ये कहना कि हम डैमेज नहीं करना चाहते थे, ज़्यादा सिविलियन को नहीं हो किया, हो सकता है इस पर हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये नवीनतम जो एयरबेस की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है इजराइल का, और उसको टारगेट करना एक बहुत बड़ी बात है। और एक, मैं ये कहूँगा, एक उपलब्धि है अगर ईरान का अगर मिसाइल्स वहां पहुंच गई। क्योंकि पूरी एयर डिफेंस तो कायदे में वहां के लिए डायरेक्टेड होनी चाहिए थी, दोनों की मिलकर के, अमेरिका और इनकी। तो ये एक चीज है दो कि एक ये प्रश्न चिन्ह वहां खड़ा करता है। दूसरा प्रश्न चिन्ह कि तीनों अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जो पूरे देखते हैं, उनके जनरल मुलर हैं, वो वहां पहुंच गए। अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस के भी वहां पहुंचे हुए हैं। सबने मिल करके कोऑर्डिनेट किया। और देखिए, नेतन्याहू ने बोला भी है कि हम अपने मित्रों से मिल करके कामयाब हुए एयर डिफेंस में, उनका स्टेटमेंट है। तो ये सारी चीजें मिलके करना, एम क्या था? अब जो मैं कह सकता हूं, क्या ईरान प्रोब कर रहा था, जो प्रोबिंग कहते हैं, रेकी करके क्या रिएक्शन मिलता है कि पहले बता दूं और मैं देखूं वो लोग क्या रिएक्शन करते हैं, कि आगे बिना बताए जब मैं करूंगा तो पता तो लग जाएगा ना कि क्या क्या रिएक्शन आ रहा है, किस तरह की एयर डिफेंस है इनकी, किस तरह कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और अमेरिका क्या करेगा, क्या एक्शन ले सकता है। तो ये एक चीज मुझे लग रहा है कि जो ईरान कह रहा है कि उसने अगर उसको पता है कि 90 या 99% कामयाब नहीं हुआ, लेकिन ये उसके लिए कामयाबी है। बिल्कुल, दोनों चीजें, वहां तक पहुंच जाना इजराइल के अंदर, और दूसरा जो मैं अभी कह रहा था कि ये जो है इतना एक्यूरेटली पहुंचना और ये देखना। दूसरी चीज, जहां तक ईरान का, इसका इजराइल का सवाल है, देखिए इजराइल ने अपने सारे एक्टिवेट कर दिए। आयरन डोम खैर पहले कर चुका था, आयरन जो उसकी लेजर बीम है, आयरन बीम, उसको भी एक्टिवेट कर दिया। एरो 2, एरो 3, पैट्रियट सारी एक्टिवेट हो गई। अब ये सारी एक्टिवेट होने से इनकी कैपेबिलिटी इजराइल ने भी टेस्ट की, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इसकी कैपेबिलिटी ईरान को भी पता लग गई। और अगर चीन और रूस का समर्थन अगर हासिल हो तो हो सकता है कि इसकी जो भी EW कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो चीजें वो भी आए सामने। और मैं इसलिए कह रहा हूं, इस अटैक के एक दिन बाद पुतिन और ईरान प्रेसिडेंट, इनकी बात हुई आपस में। तो ये दोनों चीजें कुछ, मुझे लगता है कि ये कुछ प्रश्न चिन्ह है जो कि खड़ा होता है। तीसरी चीज, अमेरिका ये वार्न करता है इजराइल को कि रिटेलिएट मत करो, इमीडिएट रिटेलिएशन मत करो। ऑलरेडी उनको ये भी एक प्रश्न खड़ा कर रहा है, क्यों? इंग्लैंड भी यही करता है। इंग्लैंड के फॉरेन मिनिस्टर गए थे भी जेरूसलम में, जाके मिले हैं इनसे, नेतन्याहू से। हालांकि उन्होंने ये कहा है, आज गार्डियन में देखिए उनका स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हमने रेस्टेंट बोला है, लेकिन नेतन्याहू मानेंगे नहीं, वो एक्शन लेंगे। तो एक ये चीज है कि भाई इतनी बड़ी ये होने के बाद क्यों इन्होंने बोला उसको,
रिस्ट्रेन करने के लिए इजराइल को, एक हम्म, ये भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और ईरान ने जो इसको ऑपरेशन ट्रू फ्रीडम बोला था, उसको जो है उसने ऑलरेडी कैपेबिलिटी एक देख ली, तो क्या वो तैयार नहीं है अभी कि अगर ईरान जैसे कह रहा है कि हम और ज़्यादा रिटेलिएट करेंगे, उसको रोकने के लिए या उसके इफेक्ट के लिए तैयार नहीं है, या इनके लग गया कि जो मिसाइल्स आ रही थी अगर इस तरह टारगेट पर पहुंची तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हम आखिरी में वही आते हैं कि आखिरी में नहीं, इजराइल अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है। कहा यह जा रहा है कि 90 से लेके 400 तक वॉरहेड्स उसके पास हो सकते हैं। ईरान का भी वही हाल है, बिल्कुल इनरिचमेंट कर लिया है, और कहा जा रहा है कि चूंकि रूस चाइना के साथ हो गया है तो अब वो भी कैपेबिलिटी बढ़ा लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको कोई नहीं रोक पाएगा। आप वॉर की तरफ इशारा कर, न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा कर। एग्जैक्टली कि अगर देखिए बढ़ेगा, अगर अभी 6 मेन इंस्टॉलेशन हैं, हम कभी बाद में बात करेंगे ईरान में, ये जो मेन टारगेट पे इजराइल आज से नहीं, देखिए सदियों से 1990 के दशक से जब पता लगा कि ईरान फ्यूल एनरिचमेंट कर रहा है, तब से इजराइल जो है उसकी कैपेबिलिटी को टारगेट कर रहा है, उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को। और आपको पता है पिछले साल उसने उनके एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को कुछ घंटों के लिए बिल्कुल ही साइबर वॉरफेयर से, ईडब्ल्यू वॉर से उसने ब्लैकआउट कर दिया था। तो ये ऐसी कैपेबिलिटी अगर आ गई तो हो सकता है कोई एक दूसरे को रोक नहीं पाए। तो ये एक चीज है जो बहुत बड़ी चीज है। जो बाइडेन ने तो अब बोला ही बोला कि भाई जो है एस्केलेशन रोकना है भी किसी भी तरीके से, लेकिन ये भी बोला है कि आयरन क्लैड हम जो है इजराइल के साथ हैं। आयरन क्लैड का मतलब है कि हर एक तरह से इजराइल को कुछ नुकसान नहीं होने देंगे, तो वो भी साथ में है। वेस्ट ने यही बोला है। दूसरी चीज देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल नेतन्याहू के लिए है, ईरान के लिए नहीं। ईरान में तो आप देखिए जश्न मन रहा है, तो उसने तो अपनी कर ली। और ईरान की अगर हम सिर्फ बात करें तो ईरान के पास तो एक ऐसी चीज आ गई जो आज तक वेस्ट एशिया में किसी के पास नहीं थी, मिडिल ईस्ट में किसी के पास नहीं थी, कि मैं टारगेट हम कर सकते हैं इजराइल को। वो एक चीज ला दी, और इसका इम्प्लीकेशन हम आगे थोड़े में देखेंगे। बट ये देखिए, पहले हम अभी इसी पर हैं, नेतन्याहू का देखते हैं पहले। ऑलरेडी उनके अगेंस्ट लोग हैं, पब्लिक है, उनके खुद के राइट विंग्स हैं। राइट विंग वालों ने तो यहाँ तक बोला कि जो बेन गवीर हैं इनके डिफेंस मिनिस्टर, कि हमें इमीडिएट और बहुत लीथल अटैक करना चाहिए, जिससे लोग को पता लगे कि इजराइल जब पागल हो जाता है तो क्या करता है, मैड हो जाते हैं। मतलब उन्होंने ये बोला है। अब नेतन्याहू क्या करेंगे सोचिए, उनकी ऑलरेडी बहुत लो वहाँ पर हो गई है, लोगों के बीच में उनकी जो प्रसिद्धि है उनको ज़्यादा है नहीं, तो अब और इस पर वो रुक जाएं तो ये एक उनके लिए तो मतलब बहुत ही मतलब मैं कहूँ कि बेइज्जती तो छोड़िए, वो मुंह नहीं दिखा पाएंगे अपने लोगों को। तो एक चीज़ उनके ऊपर हो रहा है। वेस्ट एस्केलेशन भी नहीं कह रहा है, 2 नेशन थ्योरी की भी बात कर रहा है, लेकिन एक चीज़ और देखिए, रूस और चीन ने भी बड़ा नपातोला बोला है, एस्केलेशन नहीं होना चाहिए, सभी रेस्ट्रेंट दिखाएं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि थोड़ी सोचने लायक हैं। नेतन्याहू मुझे लगता नहीं कि रुकेंगे, लेकिन जल्दी में भी कार्रवाई नहीं करेंगे, उन्होंने बोला भी है। सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। इतना है कि जो मिडिल ईस्ट है वहां पे तनाव और बढ़ेगा। आप देखिए अभी उसमें ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि बंटवारा हो गया है मिडिल ईस्ट में। सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, इजिप्ट ये कह रहे हैं कि एस्केलेशन नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हम अपने ऊपर मिसाइल्स और ये सब नहीं आने देंगे। कहा यह जा रहा था कि कुछ ड्रोन से या मिसाइल शायद इजिप्ट से फायर की गई हों। इजिप्ट ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ से कुछ नहीं हुआ। तो ऑलरेडी देखिए कुछ तो डिवीजन आ चुका है ऑलरेडी इनके बीच में, मिडिल ईस्ट में। तो ये कैसे होता है, एक बड़ी चीज़ है। सऊदी अरेबिया आगे हम देखेंगे कि क्या करेगा, लेकिन फिलहाल तो वो ईरान के साथ ना है ना होगा, जहाँ तक आगे का अंदेशा है। अब ईरान जहाँ तक है, देखिए ईरान मैं मानता हूँ कि जैसे हम बात कर रहे थे, ये सक्सेस तो उसके पास है कि टारगेट कर सकता है, कैपेबिलिटी है, पहुँच सकता है। अब अगली बार कितना करता है, किस हिसाब से करता है, टेस्ट भी कर लिया उसने एयर डिफेंस, कीमत देनी पड़ी बट टेस्ट कर लिया। लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो हम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ईरान के इस टारगेटिंग की वजह से जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे वो हमास हैं, चाहे हिजबुल्लाह है, चाहे हौतीज़ हैं या बाकी हैं,
और कोई ईरान का साथ नहीं दे या नहीं दे, वो जरूर देंगे। उनको लगा है कि पहली बार कोई है जो कि इस तरह का टारगेट कर सकता है और यहाँ नहीं बिल्कुल। कहीं भी कर सकता है। ईरान ने अपने सारे ड्रोन्स एंड मिसाइल्स पूरे टेस्ट कर लिए और पहली बार एक डायरेक्ट सीधा मुकाबला ईरान से और इजराइल के बीच में हुआ है। बिल्कुल। आज तक डायरेक्ट हिट कभी हुआ नहीं है, जो एक बहुत बड़ी चीज थी। तो इसलिए, और उन्होंने बोला भी एक इसी वजह से इससे और हौसला मिल गया ईरान को, और वो कहता है कि हम और जल्दी और ज्यादा और जो है डिस्ट्रक्टिव हम हथियार डालेंगे। अब ईरान जो बाकी देश हैं अपना एयर स्पेस इसको यूज करने दे रहे हैं, नहीं देंगे, क्या करेंगे, वो चीज देखने वाली है। लेकिन ये अगर फ्लाइट नेचुरली बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स बियॉन्ड अर्थ और उससे फ्लाइट से आती हैं तो वो थोड़ी सी मुश्किल से है। इमीडिएट क्या करेंगे वेस्ट और अमेरिका, और सैंक्शंस लगाएंगे इराक के खिलाफ। इराक में सैंक्शंस का असर देखिए धीरे धीरे कम हो रहा था, हालांकि अभी भी उसके ईरान, मैं इराक को कर गया। ईरान के ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रही थी। ईरान के खिलाफ उन्होंने 1990-95 से सैंक्शन लगा रखे हैं, 2011 में और बढ़ाए थे उन्होंने। ईरान में इन्फ्लेशन रेट 40% के आसपास पहुंच गया है, जो कि काफी बड़ा है। मुश्किल हो रही है, फिर भी ईरान आगे बढ़ते जा रहा है। और इसमें चीन और रूस का क्या हाथ रहता है, ये एक बड़ी चीजें देखने वाली है। लेकिन जैसे आप कह रहे थे, बिल्कुल ये तो मिडिल ईस्ट में अब अशांति और बढ़ गई है, बिल्कुल, और ये कम नहीं होने वाली। बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।